नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवाने वाले हैं जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं। एक ऐसे राइटर, एक ऐसे लेखक जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, जिनको इतना सारा नॉलेज है। और उनकी अब खास इस कार्यक्रम को करने के पीछे हमारा मकसद यह है कि उनकी 100वीं पुस्तक आ गई है। जी हाँ, और आज उस 100वीं पुस्तक के बारे में भी बात होगी, लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि उनका जीवन लिखने में गया है, एक एडवोकेट होने के बाद एक राइटर होना और इतना सारा सब कुछ लिखना आसान नहीं होता, अपनी सोच को किताबों में उतारना। तो बहुत कुछ है पूछने के लिए, आपके जानने के लिए। मिलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सर के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए और सारे सवाल भी होंगे जो मैं पूछने वाली हूँ सर से। कानून विषय पर 36 किताबें सर आपने लिखी है जी, और उसके अलावा अब 100वीं किताब आपकी आ गई है, जिनमें हिंदी साहित्य की 75 पुस्तकें हैं, बाल संग्रह हैं, बहुत सारे अवार्ड है, लिस्ट है पूरी अवार्ड्स की। इतना सारा सर इतना सारा सब कुछ आपने किया। और बुक्स में मैं हमारे दर्शकों को एट द एंड बताने वाली हूँ कि वो बुक कौन सी है जो 100 बुक है आपकी। कैसा लग रहा है सर, 100वीं बुक लॉन्च हो गई? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक ऐसा लक्ष्य था जिसे हमने निर्धारित किया था कि इसे पूरा करना है हम जी। तो जब आप अपने निर्धारित किसी लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बड़ी खुशी प्राप्त होती है। 1976 से हमने लिखना शुरू किया था। बीच में कॉरपोरेट जगत में रहने के कारण लिखना थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम समय मिला, लेकिन उसके बाद हमने जब शैक्षिक अवकाश ग्रहण कर लिया तो हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड साहित्य के सृजन में लग गए और अच्छा रहा, अनुभव भी अच्छा रहा, सीखा भी बहुत कुछ, लोगों से मिले भी बहुत कुछ और उन सारी चीज़ों को समाहित करके हम लिखते रहे। छोटी कविताएं भी और प्रबंध काव्य भी। अच्छा अनुभव रहा। इतनी सारी किताबों में आपने जो लिखी हैं, आपने साहित्य के बारे में लिखा, आपने जो कानून की किताबें हैं उनके बारे में लिखा, अलग अलग चीज़ों के बारे में आपने लिखा। आपकी लाइफ में वो कौन सी बुक रही जिसे आप दिल से चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कानून विषय की बात करता हूँ। कानून के विषय में हमने छोटी छोटी किताबें भी लिखी, 2-3 जो इकोनॉमिक लॉज है, बिजनेस लॉज है, ऐसी किताबें मैं लिखी। लेकिन जो हमारी ड्रीम बुक थी वो थी रमैयास कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट का बाइबल कहा जाता है। उसमें टीम के साथ इन्वॉल्व होकर के उनके 3 एडिशंस हमने किए, लेक्सिस नेक्सिस से प्रकाशित हैं और वो तीनों एडिशंस जो हैं वो हमारे ड्रीम बुक के तौर पर हम उसे कह सकते हैं। फिर हमने बेनामी ट्रांजैक्शंस पर भी लिखा, रेरा पर भी लिखा, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन पर ऊपर हमने लिखा। और यूँ तो कहूँ एक लेखक की सारी किताबें उसकी ड्रीम होती हैं। बिल्कुल, लेकिन आप कानून की किताबें जो आपने लिखी हैं उनको आप ज़्यादा मानते हैं? नहीं, कानून के विषय पे अब अगर साहित्य की तरफ आए तो साहित्य में हमारे 100 किताबें पूरी हैं। इनके विभिन्न आयाम हैं। पहला, प्रबंध काव्य। हमने करीबन 13 प्रबंध काव्य लिखे हैं, 14वें प्रेस में है। हमें प्रबंध काव्य लिखने में सबसे अच्छा लगा क्योंकि उसमें हमने चुना ऐसे विषयों को, ऐसे चरित्रों को जो पौराणिक थे या जिनको जो अनछुए थे या जिनके साथ किसी साहित्यिक सृजन में न्याय नहीं हुआ। तो हमने प्रयास किया कि उनके अंतर्मन की व्यथा को समझ करके, उनके विषय को समझ करके उसको उजागर करने की कोशिश करें। इस श्रृंखला में सबसे पहला प्रबंध काव्य आया वासव दत्ता, जो वासव दत्ता और गुप्त के बीच की कहानी है। फिर हमने उर्वशी लिखा जिसमें अर्जुन और उर्वशी के बीच की कहानी है। फिर हमने तिस्यरक्षिता लिखा। तिस्यरक्षिता अशोक, सम्राट अशोक की चौथी पत्नी थी, उसकी कहानी है। फिर हमने माधवी लिखा, अश्मा लिखा, कोणार्क लिखा। तो ये सारे के सारे जो प्रबंध काव्य हमने लिखे हैं, इनमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि शोध कार्य काफ़ी करना पड़ता है। मैंने कोशिश ये की कि जो अभी तक सामने आ चुका है उसको भी ध्यान में रखते हुए नई दृष्टि से, नए नए मनोविज्ञान से, नए विमर्श के साथ पुस्तक लिखी जाए। और साहित्यिक पुस्तकों में अगर कोई मुझसे कहे सेलेक्ट करने के लिए तो मैं माधवी को सेलेक्ट करना चाहूँगा कि उसमें हमने बहुत काम भी किया और वो एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो एक राजपुत्री होते हुए भी डगर डगर चलती रही
उपेक्षित होती रही, विपेक्षित होती रही। तो वो मेरा सबसे लंबा प्रबंध काव्य है, या महाकाव्य कहना चाहिए, जो पूरी जीवन की कहानी है उनकी। किताबों का शतक लगाने के बाद आज इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इस वक्त कार्यक्रम करके, और आपसे बहुत अच्छा नॉलेज भी है। मुझे पिछले कार्यक्रम में भी मिला था जब हमने संजीव सर के साथ पहले भी कार्यक्रम किया था, और उस वक्त भी बहुत सारी बातें आपने बताई थी। आज भी मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियाँ आपसे मिलें, किताबों की जगत के बारे में, जो लेखक है उनके बारे में। एक लेखक के जहन में क्या चल रहा होता है जब वो लिखता है। हम जब नॉर्मली लिखते हैं तो कल्पनाएं होती हैं, या फिर आप जो कुछ सोच रहे हैं आप उसको लिखते हैं तब जब आप एक कलाकार हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं। आप इतना जो बुक्स लिखते हैं, जाहिर सी बात है एक दिन में सब कुछ नहीं होता। तो कैसे ये सब करते हैं फिर आप? देखिए, सबसे पहले एक लेखक को चुनना होता है कथानक या विषय वस्तु, जिससे सब्जेक्ट मैटर, कि वो क्या लिखना चाहता है। फिर वो उसके ऊपर चिंतन मनन होता है, और अगर कहीं कोई महाकाव्य या खंडकाव्य जैसी चीज़ लिखनी है तो उसमें शोध भी इन्वॉल्व होता है। और इन सब चीज़ों के साथ में जब एक आत्मिक संबंध स्थापित हो जाता है तब कविता निकलती है। कविता चाह कर के गद्य की तरह नहीं लिख सकते। तो होता क्या है कि हमें एक तरीके से डूबना पड़ता है। जहाँ तक छोटी कविताओं का बात है, जिनके संकलन आते हैं, उन कविताओं को लिखने में देश, काल, वातावरण और आसपास के परिवेश के प्रभाव से जो चीज़ें आत्मा को टच करती हैं, जो चीज़ें जिनमें भाव पैदा होते हैं, उनको लिखा जाता है। तो लेखक के लिए थोड़ा कठिन होता है विषय वस्तु चुनना, कि वो पूरा न्याय कर पाएगा उस विषय वस्तु के साथ या नहीं। तो अलग अलग विधाओं में अलग अलग तरीके से ये प्रक्रिया चलती है, लेकिन कुल मिलाकर के उसका जो क्रिया है वो एक ही होती है। एक्शंस जिसे कह सकते हैं वो एक ही होते हैं। कविता सबसे कठिन कही जाती है इसलिए क्योंकि उसमें आप कुछ डाल नहीं सकते। जब तक उसकी फीलिंग आपको नहीं आएगी तब तक आप उस चीज़ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। कहानियों में एक थोड़ा सा गुण होता है कि आप उसमें काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, जोर दबाव से, मस्तिष्क में सोच कर, खुराफात से, जैसी भी चीज़ आप लिख रहे हो। तो कविता कठिन होती है। कविताओं के बारे में बात हो रही है और जब आप हमारे सामने हो और कविता हम ना सुने तो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आगे भी प्रश्न आपसे पूछूंगी, बहुत सारी बातें जो मैं आज आपसे करने वाली हूँ, लेकिन क्योंकि कविताओं की बात हुई है तो जो भी लेटेस्ट कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। एक कविता प्रस्तुत करूँगा जो अभी शीघ्र ही लिखी है और काफ़ी पसंद की गई है। कविता का शीर्षक है प्यार गर मर जाएगा। कविता इस प्रकार: प्यार गर मर जाएगा, प्यार गर मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह जाएगा, प्यार गर मर जाएगा। प्यासी धरती और सिसकता आसमां रह जाएगा, प्यार गर मर जाएगा। तो क्या उसके प्रभाव होते हैं? कौन तब बातें करेगा, कौन तब बातें करेगा, कौन यूं छेड़ेगा तब, कौन समझाएगा दिल को, तन्हा होगा दिल ये जब, कौन समझाएगा दिल को, तन्हा होगा दिल ये जब। रूठना और मान जाना, रूठना और मान जाना, बेसबब रह जाएगा, प्यार गर मर जाएगा। क्या बात है। धड़कनों के राग, धड़कनों के राग सहसा शांत से हो जाएंगे, होठ घबरा कर जुदा मुस्कान से हो जाएंगे, होठ घबरा कर। तो लोग घबराएंगे, लोग घबराएंगे, सूना आशियाँ रह जाएगा, प्यार गर मर जाएगा। बेहतरीन। पानी की लहरों बिना, पानी की लहरों बिना, सूखी नदी बस नाम की, रूह जब प्यासी रहेगी,
रूह जब प्यासी रहेगी जिंदगी किस काम की, रूह अगर प्यासी रहेगी। तो ऐसी नीरस जिंदगी को, ऐसी नीरस जिंदगी को कौन फिर जी पाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। क्या बात गुल और गुलशन के बिना, गुल और गुलशन के बिना एक बागवां भी किस लिए, एक साथी के बिना यह कारवां भी किस लिए, एक साथी के बिना। तो जिंदगी में एक पतझड़ का समा रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। हर कोई जीता रहेगा, हर कोई जीता रहेगा आप में ही गुमशुदा, आपसे कोई न पूछे, आपसे कोई न पूछे, रूह हो जब गमज़दा, आपसे कोई न पूछे। तो फिर फसाना दिल का, फिर फसाना दिल का दिल में अनकहा रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। क्या बात है। आखिरी बंद है कि महफिलें सूनी रहेंगी, महफिलें सूनी रहेंगी जब न दिल भर आएगा, महफिलें सूनी रहेंगी। और कौन बनकर जुस्तजू, कौन बनकर जुस्तजू तब जिंदगी में छाएगा, कौन बनकर जुस्तजू। तो कौन हमदम, हम सफ़र, हम राज ही रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा। बेहतरीन। मतलब जितने भी हमारे दर्शक हैं और वो इन फीलिंग को समझ पाए हों, उस जो सर ने सुनाया उसको समझ पाए हों, तो सच में गुज़बम्स आने तय हैं। बहुत ही बेहतरीन, और एक एक शब्द को किस तरह से महसूस किया जा सकता है आपकी आवाज़ में, बहुत ही वो भी मैंने महसूस आपके किया। जीवन में जैसा घटित हो सकता है प्रैक्टिकली, उसको लिखने का प्रयास किया है। और काफ़ी सुनने में भी बहुत अच्छा लगा, पढ़ने में भी पसंद आएगा ही नेचुरली, लेकिन सुनने में भी बहुत बेहतरीन लगा। और क्योंकि हमारे दर्शक अभी आपको सुन रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ क्लैप कर रही हूँ वैसे वो भी क्लैप कर रहे होंगे अगर उन्होंने इन शब्दों को महसूस किया हो तो। अब 100वीं किताब सर, किताबों का शतक, जिस किताब के बारे में हम बताने वाले हैं अपने दर्शकों को, जो हाल ही में आपकी न्यू बुक लॉन्च हुई है, जो आपने भी कहा कि आपका ड्रीम था कि 100 बुक तक पहुँचना, तो ये जो शतक है, इस शतक के बारे में आप बता दीजिए। 100वीं किताब, क्या आपने इसमें लिखा है और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में हमारे दर्शकों को? 100वीं किताब का शीर्षक है आज की मधुशाला। ये मैं चाहूँगी इसको आप हाथ में रखकर बताएं हमारे दर्शकों को। आज की मधुशाला एक तरीके से हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का एक नया रूप है। मधुशाला एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही बच्चन साहब की, और स्टेज पर भी और अदरवाइज भी लोगों का प्यार उसे प्राप्त हुआ। लेकिन वो जब लिखी गई थी तब की परिस्थितियाँ और थीं और आज की परिस्थितियाँ और हैं जी। तो जो कल्पनाएं, जो चीज़ें, जो अभिव्यक्तियाँ उस समय की थीं, उनको तो रहना नहीं था, उन्हें बदलाव आना है। ये उसी बदलाव का चित्रण है कि मधुशाला अगर आज लिखी जाती तो कैसे लिखी जाती, क्या लिखा जाता। इस किताब में 135 रुबाइयाँ हैं। 135 रुबाइयाँ बच्चन साहब की भी 135 रुबाइयों के समकक्ष हैं, और बताती हैं कि अब क्या बदल गया है सामाजिक जीवन में, परिवेश में, पॉलिटिक्स में, सोच में, धर्म में, मधुशाला में। अब मधुशाला की जगह तो बार आ गए हैं। तो सारा जो रूप परिवर्तन हुआ है उसको इसमें कविता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जब आप बात करते हैं कि आपने जब लिखना शुरू किया होगा तो आप सारी चीज़ों को, परिस्थितियों को ऑब्जर्व करके आप लिख रहे होंगे, तो आप इस किताब में वो कौन सी एक टॉपिक आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जिसको आपको लिखते वक्त लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी जाए ना जाए दर्शकों के पास, जो आपके पढ़ने वाले हैं उनके पास जाना चाहिए, रीडर्स के पास? देखिए, इस किताब में मुक्तक हैं, रुबाइयाँ अपने आप में एक रुबाई एक कंप्लीट पिक्चर देती हैं,
और जहाँ तक परिस्थितियों और सब परिवेश का सवाल उठता है या विषय का सवाल उठता है, सारे ही विषय इसके अंदर समाहित हैं, जिसमें प्रेम भी है, बिछोह भी है, पॉलिटिकल, सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं, धर्म भी है, मधुशाला भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। उन्होंने जब मधुशाला लिखी थी तो उन्होंने तकरीबन हर चीज़ को इम्बाइब किया था, समाहित किया था, और हमने उनको छोड़ा नहीं है। हमने उनकी वर्तमान परिस्थिति के आधार पर विवेचन किया है। तो कोई भी रुबाई आप पढ़ लें, अपने आप में कंप्लीट रुबाई, कंप्लीट चित्र है। यानी जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो हमें आज का परिवेश भी समझ आएगा, हमें वो मधुशाला भी समझ आएगी, और आज की मधुशालाएं भी हम इसमें महसूस कर सकेंगे। जी जी, क्या बात है सर, मतलब इतना सोचकर लिखना। हाँ, ये थोड़ा सा कठिन काम था, हाँ, लेकिन प्रयास करके उसको अंजाम दिया है। देखिए पाठकों को कितना पसंद आता है। ऑब्वियसली आपके रीडर्स बहुत चाहते हैं सर आपको, और बहुत पसंद करते हैं आपकी लेखनी को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी उन्हें हर बार की तरह इस बार भी पसंद आएगा। वो बहुत अच्छे से इसे पढ़ेंगे और महसूस भी करेंगे, जैसे अभी मैंने आपकी कविता को भी महसूस किया। सर आगे बढ़ते हुए, कई सारे सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। मैं देख रही थी, पूरी लिस्ट है, पढ़ूंगी तो कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो काफ़ी सारे सम्मान हैं जो आपको मिले हुए हैं। देखिए, जो लोग मेरे परिचय में आते हैं, हमारे साहित्य को समझते हैं, पढ़ते हैं या हमारे बारे में समझते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम आएँ उनके सभागार में या उनके कार्यक्रम में और उनके कार्यक्रम का हिस्सा बने, कुछ बोलें, कुछ सुने। और इस दरमियान हमने देखा है कि लोगों की जो जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। जो मेरा कृतित्व है वो भी लोगों को प्रभावित करता है। इसके पहले एक किताब आई थी, खामोशियों की चीखें, जो कश्मीर के दृष्टांतों पर लिखी है। खामोशियों की चीखें, अपने आप ही शब्द ही बहुत कुछ कह रहे हैं। तो खामोश कश्मीरियों की जो दर्द थी, जो पीड़ा थी, उसको लिखने का प्रयास किया था, बहुत पसंद की गई। उसके बाद हमने माधवी लिखी, जो अभी बताया मैंने। माधवी के बाद अहिल्या पर लिखा, अश्मा, अहिल्या पाषाणी हो गई थी। तो इन चीज़ों में लिखने में काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। जैसे अश्मा कोई ले लें तो सारे वेद पुराण खंगालने पड़ते हैं, वाल्मीकि रामायण खंगाली, रामचरितमानस खंगाली और बहुत सारे देखे, और तब अहिल्या की एक नई छवि प्रस्तुत करने के प्रयास किया है कि तब जो कहा गया था उसमें नारी को स्थान नहीं था, वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसे बोलना चाहिए, उसकी अव्यक्त पीड़ा को सबके सामने आना चाहिए। वैसा ही माधवी में है। माधवी में भी पिता ययाति की पुत्री थी, महाराजा ययाति की पुत्री थी, और पिता गालव ऋषि को सौंप देता है कि वो किसी तरीके से घोड़ों के इंतजाम के लिए उसकी पुत्री का प्रयोग करें। तो जैसे आज हम कहते हैं कि नारी को वस्तु मान लिया या भोग्या मान लिया, तो तब भी ऐसा था। लेकिन ऐसी परिस्थिति को कोई स्त्री कैसे स्वीकार कर सकती है? क्या द्वंद्व होगा उसके मस्तिष्क में, क्या विडंबना उसके सामने आएगी, और उनसे वो कैसे निभाएगी या कैसे बाहर आएगी? इन सारी चीज़ों को मनोवैज्ञानिक धरातल के ऊपर टेस्ट करके, समझ करके, और कभी कभी परकाया प्रवेश जैसा करके, अगर हम होते माधवी की जगह तो कैसा महसूस होता, या हम होते अहिल्या की जगह तो कैसा महसूस होता। तो उस तरीके की चीज़ों को समाहित करके, उनको सारे को शामिल करके हम अपनी रचनाएं करते हैं। बहुत कठिन काम है, और मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा कि सल्यूट, ऐसा मतलब हम भी जब किसी भी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो इतना बहुत सारी बुक्स नहीं देखनी पड़ती हैं। आपको एक नॉलेज, आपने गूगल किया, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी नॉलेज मिल जाती है। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि आप लिखते हैं तो आपको बहुत पुराने जो ग्रंथ हैं उनको भी जाकर आपको स्टडी करना पड़ता है, उनको पूरा पढ़ना पड़ता है, तब जाके किसी कैरेक्टर के बारे में आप लिख पाते हैं। बहुत ही कठिन काम। और सीरियल में यानी क्रमशः देखें तो मैंने पौराणिक चरित्रों पर ही सबसे ज़्यादा काम किया, और काफ़ी कुछ सर्किल में हमें एक उदारवादी कवि के तौर पर, और जो पौराणिक आख्यानों और चरित्रों पे काम कर रहा है उसके रूप में देखा जाता है। तो अच्छा लगता है कुछ चीज़ों को नया शक्ल देना, उसे नए
तर्जुमे देना या उसे नए ट्रीटमेंट देना, तो चल रहा है। अभी आजकल मैं जिस चरित्र पे काम कर रहा हूँ वो है भानुमति, जो दुर्योधन की पत्नी थी। तो उसमें भी बड़ा विकट समस्या है कि दुर्योधन उसको उठा लाते हैं, हरण कर लेते हैं स्वयंवर से, और फिर वो शादी करे या ना करे, या अपना हरण करने वाले से शादी करे या ना करे, फिर उसके सामने क्या समस्याएं आती हैं, कैसे वो हाँ बोलती हैं। तो इन सब चीज़ों का एक निष्पक्ष नए ट्रीटमेंट के साथ लिखने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे सर आप हमारे दर्शकों को, क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि मैं जो आपके बारे में पढ़ रही थी तो आप एडवोकेट से एक राइटर बनना, लेखक बनना, इतने सारे पुरस्कार ले लेना, 75 किताबें, कानून की किताबें, बाल संग्रह, और उसके अलावा इंग्लिश में भी आपने बुक्स लिखी है। क्या बताना चाहेंगे आज हमारे व्यूअर्स को, क्या संदेश आपकी तरफ से? देखिए, व्यूअर्स को हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि हिंदी के प्रति ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ हिंदी में उपलब्ध है वो अन्य किसी भाषा में शायद उपलब्ध नहीं है। इसमें बहुत विशद संसार है हिंदी का। तो चाहिए ये कि पढ़ें। पढ़ने से दो प्रकार का फ़ायदा होगा। पहला ये कि ज्ञान का वर्धन होगा, दूसरा ये कि वो विभिन्न परिस्थितियों में लोग कैसे जीते रहे हैं, लोगों ने किस प्रकार से कठिनाइयों से अपने आप को उबारा है, ये सब चीज़ें ज्ञान में आती हैं। तो पढ़ना जारी रखना चाहिए। पिछली बार भी हमने ये चीज़ कही थी कि पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ाना भी ज़रूरी है। पढ़ाना इस तरीके से कि जब हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। आज गूगल और व्हाट्सएप के थ्रू जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो कच्चा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है और कहीं कहीं अधकचरा ज्ञान है। तो किताबों की जगह नहीं ले सकता गूगल। और बच्चों में इस प्रकार की आदत शुरू से ही डाल दी जाए तो उनके मस्तिष्क का विकास भी होता है, उनकी संस्कारों का परिष्करण भी होता है और आगे चलकर वो देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। आप ये देखिए कि जो लोग यहाँ से बाहर के देशों में गए हैं प्रवासी के तौर पर, तो वो कितना याद करते हैं, कितना लिखते हैं। मेरे पास इतने प्रस्ताव आए बाहर के, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ थी उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में या उसको कंप्लीट करने में। तो हमने इंडिया नेट बुक्स की स्थापना की और उसका एक एसोसिएट कंपनी अमेरिका में भी लगाई। तो बाई एक्सीडेंट मैं कवि और साहित्यकार से प्रकाशक भी बन गया। और हमने 550 किताबें पब्लिश की पिछले 4 सालों में और कई आयाम उसमें बताए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और आज हमारा प्रकाशन का कार्य दिल्ली से भी हो रहा है और अमेरिका से भी। क्या बात है। तो हमने कोशिश की कि साहित्य को किस प्रकार से योगदान दे सकें। हमने एक पत्रिका का भी प्रारंभ किया है, अनुस्वार पत्रिका के नाम से, और उसमें नवोदित साहित्यकारों को विशेष करके हम स्थान देते हैं। वरिष्ठ साहित्यकारों के लिखे हुए आलेख उनको समझने की चीज़ होती है कि वो कैसा वरिष्ठ लोग लिखते हैं, लेकिन जो नवोदित हैं, उदीयमान साहित्यकार हैं, उनको एक पटल उपलब्ध रहता है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध रहता है कि वो अपनी रचनाएं पत्रिका में दें। तो इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ एक कवि और साहित्यकार के तौर पर स्वयं लिखने की, वहीं प्रकाशन करके लोगों को मौका देने की, ताकि उनकी अभिव्यक्ति, उनका कार्य सामने आ सके। और ये इतना बेहतरीन काम है सर कि लोगों में प्रोत्साहन आएगा, प्रोत्साहित होंगे और आ रहे हैं, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं लेखक लोग। और पाठकों को चाहिए कि उनको उत्साहित करने के लिए हिंदी की किताबों का अध्ययन, पठन पाठन शुरू करें। ये किताब मैं अब आपसे लेना चाहूँगी ताकि मैं अपने दर्शकों को दिखा सकूं। आज की मधुशाला ये सर की 100वीं किताब है। सर ने इस किताब के साथ बुक राइटिंग्स में शतक जड़ दिया है
और इसी के साथ आप लोग भी इस बुक को लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, अलग अलग चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए, और इतने सालों का एक्सपीरियंस भी आप देखेंगे कि किस तरह से एक किताब में आपको महसूस भी होगा। सर से हमने कविता भी सुनी है, बहुत सारी चीज़ें आपने मेरे व्यूअर्स को बताई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। डॉक्टर संजीव कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, न केवल राइटर हैं और आप प्रकाशन में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को मौका दे रहे हैं। जैसे कि सर ने भी बताया कि जो चीज़ हम किताबों को पढ़कर हासिल कर सकते हैं वो इंटरनेट गूगल में कहाँ, तो पढ़िए और महसूस कीजिए उन शब्दों को भी जो ना केवल आज आपके भविष्य में आपका साथ देंगे। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।